बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड को डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स लॉ ने डिविडेंड को क्या डिफ़ाइन किया है। वैसे तो कॉर्पोरेट लॉ में तो हमें पता है कि कंपनी जब अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो डिविडेंड होता है। लेकिन कंपनी की बाज़ ट्रांजैक्शंस जो शेयर होल्डर के साथ हैं उनको भी डिविडेंड की हैसियत इसलिए दी गई है ताकि उसके ऊपर डिविडेंड वाला टैक्स लगाया जा सके। सो प्राइमरली तो डिविडेंड की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। मतलब ये कि लेट्स से हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए लिमिटेड इज़ अ कंपनी और मिस्टर सी जो है वो इसका शेयर होल्डर है। ए लिमिटेड के पास अपनी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसकी उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स चाहे इसमें से कुछ कैपिटलाइज हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि रिजर्व्स में ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तक की जितनी भी अमाउंट है उसमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो ए लिमिटेड इस यानी इस अमाउंट के इक्विवेलेंट फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे कोई अमाउंट भी अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से इट इज़ 100 मिलियन। तो 100 मिलियन के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। इतनी अमाउंट तक किसी भी किस्म का डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है, अभी आगे लिस्ट आ जाएगी, वो अगर ए लिमिटेड मिस्टर सी को करेगा या अपने किसी और शेयर होल्डर को, एनी अदर शेयर होल्डर, ठीक है, किसी और शेयर होल्डर को करेगा, तो उसको टैक्स लॉ ने कहा कि हम इसको डिविडेंड मानेंगे। उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं कोई ऐसी ट्रांजैक्शन शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के साथ ना करे जो पैसा लेने की वो पैसा लेने की नीयत से हो, लेकिन उसको डिविडेंड वाला टैक्स अवॉइड करने की कोशिश की जा रही हो। तो इसलिए टैक्स लॉ ने डिविडेंड की डेफिनेशन को ही इतना एक्सपेंड कर दिया है कि जो ट्रांजैक्शंस अब नीचे लिस्ट की गई हैं उन सबको कह दिया कि ये डिविडेंड ही है टैक्स लॉ की नज़र में। ठीक है, सो ये टैक्स लॉ की नज़र में है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके ऊपर डिविडेंड वाला टैक्स लगाया जाए। सो अब वो ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हैं कि जिनको डिविडेंड कह दिया हुआ है। सो फर्स्ट वन इज एनी डिस्ट्रीब्यूशन विच एंटेल्स रिलीज ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग मनी ऑफ द कंपनी। यानी ए लिमिटेड अपने किसी भी शेयर होल्डर को किसी भी किस्म का कोई अपना एसेट दे दे, कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करे जिसके नतीजे में शेयर होल्डर को एसेट मिले कंपनी का, और उस एसेट की वैल्यू जो है वो 100 मिलियन तक हो, ठीक है, तो वो डिविडेंड कंसिडर होगा। मतलब ये कि वो एसेट जब शेयर होल्डर को मिलेगा तो ये समझा जाएगा कि ये डिविडेंड मिला है और उसकी अब वैल्यू के ऊपर डिविडेंड वाला टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। या फिर कंपनी कहे जी कि मैं आपको एसेट नहीं देता अपना, बल्कि मैं अपने अपने ऊपर जो मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट की हुई है डिबेंचर्स की शक्ल में या डिबेंचर स्टॉक्स, जो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से कोई भी जो कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है, जैसे डिबेंचर्स अगर इशू कर चुकी है तो उन डिबेंचर्स में से कोई डिबेंचर शेयर होल्डर से कह के आप ले लो मेरे से। ज़ाहिर है ये कंपनी की एक लाइबिलिटी होती है, कंपनी ने कल को पे भी तो करनी है। तो डिबेंचर जब रिडीम होगा तो ज़ाहिर शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे, या डिबेंचर के ऊपर कोई अगर मार्कअप पे होगा तो वो भी शेयर होल्डर को ही मिलेगा। तो अब ऐसी सूरत में 100 मिलियन तक की अमाउंट के जो डिबेंचर्स जो शेयर होल्डर को दिए जाएं, वो टैक्स लॉ ने कहा कि जी हम इसको डिविडेंड मानेंगे ताकि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी डिविडेंड वाला टैक्स लगाया जा सके ना। इसमें अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो अकाउंटिंग में या कॉर्पोरेट लॉ में जो आप डिविडेंड पढ़ते हैं वो इन सब चीज़ों को डिविडेंड नहीं कहता है। ये टैक्स कैलकुलेट करने और शेयर होल्डर से टैक्स लेने के लिए इस डेफिनेशन को इतना एक्सपेंड किया गया। थर्ड थिंग जो डिविडेंड की डेफिनेशन में शामिल की गई है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो फिर शेयर होल्डर को अगर कोई सरप्लस एसेट्स में से हिस्सा मिलता है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन भी डिविडेंड समझा जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, अगर कोई कंपनी अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है तो फिर भी जाहिर सी बात है, शेयर कैपिटल रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि एक तरह से कंपनी ने जो पैसे लिए थे वो वापस कर रही है और अपना शेयर होल्डर से वापस ले रही है, तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है। तो ये जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होने की वजह से शेयर होल्डर को जो पैसे मिल रहे हैं इसको कहा जी कि ये भी डिविडेंड है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्रिएट की गई है, यानी कुछ ट्रांजैक्शंस को कहा गया है कि ये ऐसी सूरत में
डिविडेंड कंसिडर नहीं होंगे। वो जो एक्सेप्शन है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो एक्सेप्शन क्या है। वो एक्सेप्शन ये है कि जिस वक्त शेयर होल्डर को शेयर इशू किया जाता है, तो जब इसको शेयर इशू किया जाता है तो इसके कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स होते हैं कि जनाब आपके शेयर होल्डर्स, वो टर्म्स जो हैं उनको हम कह देते हैं कि शेयर होल्डर्स राइट्स, यानी कि शेयर होल्डर राइट्स, उसके क्या हकूक़ होंगे। मसलन जैसे शेयर होल्डर का ये राइट है कि उसको हर जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाए, वो हर जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का हक रखता है, वो वोट करने का हक रखता है। ये सारे शेयर होल्डर्स राइट्स हैं। इसी तरह जब शेयर इशू किया जाता है तो शेयर होल्डर को ये भी बताया जाता है कि इन द इवेंट कि जब कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा तो क्या होगा। तो कंपनी की एक बैलेंस शीट है, कंपनी के पास कुछ एसेट्स हैं, कंपनी के पास इक्विटी है यानी जो शेयर होल्डर का पार्ट है, और कंपनी की कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी, जो कि आउटसाइडर्स को पेएबल हैं बाय द कंपनी। अब फर्ज करें कि एसेट्स जो हैं वो 300 मिलियन के हैं, और लाइबिलिटीज़ लेट्स से कोई फिगर ज़्यूम कर लेते हैं, लेट्स से 150 मिलियन की हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कुछ सरप्लस एसेट्स हैं। ठीक है, और वो जो सरप्लस एसेट्स हैं वो किधर जाएंगे, वो शेयर होल्डर, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो एसेट्स को बेचा जाएगा, 300 रुपये, 300 मिलियन आ जाएंगे, 150 मिलियन की लाइबिलिटीज़ पे ऑफ की जाएंगी, और बाकी पैसे शेयर होल्डर को दे दिए जाएंगे। अब फर्ज करते हैं कि इस एक्विटी का ब्रेकअप ये है कि कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है शेयर होल्डर ने 100 मिलियन का, और यहाँ पे लेट्स से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं 50 मिलियन के। ठीक है, 150 तो नहीं, 50 मिलियन के। ठीक है, सो ये 150 हो गया, 150 की इक्विटी हो गई, 150 की लाइबिलिटीज़, 300 पूरा हो गया। अब शेयर होल्डर ने तो 100 रुपया ही दिया है ना, 100 मिलियन दिया है, तो बाकी तो कंपनी ने खुद अपनी मेहनत से कमाया। तो क्या ये जो अब सरप्लस एसेट्स हैं, यानी कि जो 50 मिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर होल्डर का, क्या ये 50 रुपये शेयर होल्डर को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये शेयर होल्डर राइट्स जब डिफ़ाइन किए जाते हैं, जब शेयर होल्डर राइट्स लिखे जाते हैं, तो उस वक्त बताया जाता है कि जब लिक्विडेट होगी कंपनी तो जो सरप्लस एसेट्स होंगे, सरप्लस एसेट्स क्या बनते हैं भाई, ज़रा समझो यहाँ पे, कि 300 के अगर एसेट्स हैं कंपनी के पास, 150 की लाइबिलिटीज़ हैं, 100 रुपये शेयर होल्डर का है, तो ये सरप्लस एसेट्स कितने के हैं, 50 के। तो सरप्लस एसेट क्या है, शेयर होल्डर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा या इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये शेयर होल्डर राइट्स में लिख दिया जाता है। तो अब फर्ज़ करें कि शेयर होल्डर राइट्स में लिख दिया गया है कि उसको सरप्लस एसेट्स में हिस्सा, यानी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सरप्लस एसेट्स में हिस्सा आपको मिलेगा, यस। दूसरा ये है कि सरप्लस एसेट्स में हिस्सा नहीं मिलेगा, राइट। तो अब टैक्स लॉ ये कह रहा है, इस एक्सेप्शन को पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एक्सेप्ट सच डिस्ट्रीब्यूशन विच वर मेड इन कैश एंड वेयर शेयर होल्डर्स वॉज नॉट एंटाइटल्ड पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट्स। अगर आप एंटाइटल्ड नहीं थे तो फिर ये डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। यानी अब आप एंटाइटल तो नहीं थे, लेकिन अगर आपको अब कोई मिलता है सरप्लस तो वो डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके शेयर होल्डर राइट्स में लिखा हुआ था कि हाँ जी आप एंटाइटल्ड होगे सरप्लस एसेट्स में, तो फिर वो 50 रुपये आपके लिए डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा टैक्स लॉ की नज़र में, यानी उसके ऊपर डिविडेंड वाला टैक्स देना है आपने। ठीक है जी। सो ये शेयर होल्डर राइट्स में, ये चीज़ आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि शेयर होल्डर राइट्स में लिखा जाएगा कि क्या ये 50 अल्टीमेटली मिलने तो शेयर होल्डर को ही है। लेकिन अगर उसका उसका राइट होगा, उसका राइट होगा टू रिसीव द सरप्लस एसेट्स, तो फिर डिविडेंड माना जाएगा, और अगर राइट नहीं होगा तो फिर डिविडेंड नहीं माना जाएगा टैक्स लॉ की नज़र में। ठीक है। और इसी तरह एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कि अगर आप शेयर कैपिटल को कंपनी तभी रिड्यूस करती है जब आपके पास एसेट्स ज़्यादा हो जाएं, तो आप कहते हैं ठीक है शेयर होल्डर के कुछ पैसे वापस कर देते हैं। लोन और एडवांस टू शेयर होल्डर, अगर किसी कंपनी ने कर्ज दिया है शेयर होल्डर को, ठीक है जी, और पेमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, या शेयर होल्डर के फ़ायदे के लिए कोई पेमेंट कर दी है, मेड बाय अ प्राइवेट कंपनी। अगर, और अब यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी की, यानी अब हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ टैक्स लॉ डिस्कस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को कोई लोन दे दे या उसके फ़ायदे के लिए कोई पेमेंट कर दे किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है,
तो ऐसी सूरत में ये जो पेमेंट है ये प्राइवेट कंपनी की सूरत में, प्राइवेट कंपनी है वो वाली नहीं जो इनकम टैक्स लॉ ने डिफ़ाइन किया है, वो वाली जो कंपनीज एक्ट में डिफ़ाइन हुई है, ठीक है। सो प्राइवेट कंपनी या ट्रस्ट की सूरत में वो जो पेमेंट है या लोन है वो डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। नाउ अब इसमें भी दो एक्सेप्शन हैं। पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर ये लोन देना उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सब्सटेंशियल बिजनेस हो, यानी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वो लोन देता है लोगों को, तो फिर ऐसी सूरत में ये डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजैक्शन को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एक्सेप्शन दूसरी यहाँ पे बताई हुई है वो ये है कि वेयर डिविडेंड इज पेड एंड सेट ऑफ बाय कंपनी अगेंस्ट द लोन और एडवांस ट्रीटेड एज डिविडेंड। और दूसरी चीज़ ये कि अब फ़र्ज़ करें कि एक कंपनी है, उसने अपने शेयर होल्डर को लोन दे दिया, और लोन दिया लेट्स से 10 का। अब बाद में कंपनी ने एक्चुअली डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। तो अब प्राइवेट कंपनी ने जब लोन दिया था तब तो ये टैक्स लॉ ने इसको क्या समझ लिया था, इसको डिविडेंड समझ लिया था, ठीक है। और अब जब प्राइवेट कंपनी ने एक्चुअली डिविडेंड दिया 10 रुपए का, तो प्राइवेट कंपनी ने कहा कि भाई आपको लोन भी तो दिया हुआ है हमने, तो ऐसा करते हैं आपको डिविडेंड नहीं देते या आपको हम एक्चुअली पे नहीं करते, बल्कि हम ऐसा करते हैं आपके इस लोन जो आपने हमें पैसे वापस करने थे उसके अगेंस्ट इसको सेट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। इस लोन के अगेंस्ट इसको सेट ऑफ कर लेते हैं और आपको लोन नहीं देते। सो डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन शेयर होल्डर से कहा कि हम आपको अब एक्चुअली अब पैसे नहीं दे रहे बल्कि आपके इस लोन के अगेंस्ट इसको सेट ऑफ कर रहे हैं। तो अब टैक्स लॉ ये कह रहा है कि भाई आपने जब लोन दिया था कंपनी ने तब तो हमने उसको डिविडेंड मान लिया था, ठीक है, और टैक्स ले लिया था आपसे। तो अब एक्चुअली जब डिविडेंड मिल रहा है तो फिर इसको हम, जब एक्चुअल डिविडेंड मिलेगा तो इसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे, क्योंकि ये डिविडेंड आपने उस लोन के अगेंस्ट सेट ऑफ किया है जिस लोन को हमने डिविडेंड ट्रीट कर लिया था, ठीक है। सो ये एक एक्सेप्शन यहाँ पे रखी गई है। When loan will be repaid, then taxpayer can claim refund of tax paid by him because of loan amount being treated as dividend. So ये जो अगली बात लिखी है ये लिखी है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला मामला नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि कंपनी ने स्टेप नंबर 1 लोन दिया, टैक्स लॉ ने उसको स्टेप नंबर 2 डिविडेंड ट्रीट कर लिया, स्टेप नंबर 3 अब ये नहीं हुआ कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, यानी ये स्टेप नंबर 3 नहीं हुआ, बल्कि स्टेप नंबर 3 ये हुआ कि शेयर होल्डर ने अपना लोन वापस कर दिया, शेयर होल्डर ने अपना लोन कंपनी को वापस कर दिया। तो अगर शेयर होल्डर ने अपना लोन वापस कर दिया है तो ये तो डिविडेंड ट्रीट हुआ हुआ था। तो जो ही ये लोन वापस करेगा तो टैक्स लॉ ये कहता है कि ये जो शेयर होल्डर साहब हैं ये एफबीआई से आके अपना रिफ़ंड ले लें, क्योंकि हमने उनसे डिविडेंड ट्रीट करके टैक्स ले लिया था, तो अपना रिफ़ंड ले लो क्योंकि अब तुमने तो लोन वापस कर दिया। ठीक हो गया जी। रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी टू अ फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। ना ब्रांचेस की बात हो रही, यानी कि आपने अगर किसी कोई ब्रांच ऑफिस खोला हुआ है पाकिस्तान में और उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर नहीं कराया, तो ज़ाहिर सी बात है फिर डिविडेंड का तो टर्म ही उस वक्त इस्तेमाल होता है ना जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो अब अगर कोई ब्रांच ऑफिस है जो कि इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनी नहीं है, तो फिर वो अपना प्रॉफिट अगर जो कमाया है उसने पाकिस्तान में, वो जो अपने हेड ऑफिस को भेजेगी, तो टैक्स लॉ कहता है जी ये भी डिविडेंड ही है, क्योंकि ये इसकी ट्रांजैक्शन की नेचर सेम है, तो इसलिए हम इसके ऊपर डिविडेंड वाला टैक्स लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट की गई है, और एक्सेप्शन किस लिए है कि अगर आप ब्रांच हैं पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है, यानी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी है, तो वो अगर अपनी हेड ऑफिस को अपने प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भेजती है या प्रॉफिट का हिस्सा भेजती है, तो उसको डिविडेंड नहीं ट्रीट किया जाएगा, यानी उस ट्रांजैक्शन के ऊपर डिविडेंड वाला टैक्स नहीं लिया जाएगा। ओके जी, सो दिस वाज अबाउट डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। इसमें अब अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम उससे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।